स्वागत है आपका एक और हिस्ट्री की क्लास में। हम मध्यकालीन भारत पे जो इस्लामी आक्रमण के चरण थे, हम दो चरण पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे इस्लामी आक्रमण का तीसरा चरण। अब ये जो आक्रमण हुआ था, ये महमूद गजनवी इस चरण में मुख्य आक्रमण करता था और उसके नेतृत्व में ही ये आक्रमण हुआ था। हम मोहम्मद गजनवी से बात शुरू करें उससे पहले हमें उसकी बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो वर्तमान का अफगानिस्तान है, वही क्षेत्र पहले गजनी कहलाता था और गजनी क्षेत्र में गजनवी या यामिनी वंश का शासन था, जिसकी स्थापना अलप्तगिन नामक एक शासक ने की थी। और अलप्तगिन के बाद में उसका गुलाम और दामाद दोनों ही था। वो एक शासक बनता है जिसका नाम होता है सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन का ही बेटा होता है महमूद गजनवी। एक बार वो समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा भारत है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा है, यहाँ पर जो पहले स्थान था उसे गजनी कह देते हैं। ये आमिर खान वाली मूवी का नाम नहीं है गजनी, ठीक है। तो इस क्षेत्र को गजनी कह देते हैं और इसी क्षेत्र में अलप्तगिन अलप्तगिन ने गजनवी या इसको यामिनी वंश भी कहते हैं, यामिनी वंश की स्थापना की। ठीक है, और ये जो इसका पूरा का पूरा एम्पायर था, इसको बोलते हैं गजनवी साम्राज्य, जिसकी राजधानी गजनी थी। अब गजनवी साम्राज्य की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से भाग आते थे, तो बल्ख हो गया, बुखारा हो गया, और अफगानिस्तान। मतलब जो हमारा भारत है, भारत के उत्तर पश्चिम में ये यहाँ इतने जो क्षेत्र थे, वो सब गजनवी साम्राज्य का हिस्सा थे। और इसकी राजधानी यानी गजनवी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गजनी थी। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अलप्तगीन जिसने गजनवी या यामिनी वंश की स्थापना की तथा गजनवी साम्राज्य का निर्माण किया, जिसकी राजधानी उसने गजनी को बनाया था। और गजनी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वर्तमान का हम अफगानिस्तान बोल सकते हैं। इसके बाद में जो शासक बनता है नंबर 2 पर, वो बनता है सुबुक्तगिन। और ये शासक रहता है 1978 टू 1998 एडी। एडी मतलब कि एडोडेमन, जिसे हमें हिंदी में ईस्वी कहते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और एडी एडोडोमेन मतलब कि ईस्वी। तो ये शासक बनता है। इसके काल में ऐसी कुछ खास बात थी नहीं जो हम याद रखें। फिर उसके बाद में जो तीसरा शासक बनता है, ऊपर लिख लेते हैं ना, यहाँ से आप समझ जाना, ठीक है। ये तीसरा शासक, अब ये जो सुबुक्तगिन था ना, ये अलप्तगिन का दामाद, या बोल सकते हैं कि इसने पहले इसको गुलाम बनाया था। मतलब अलप्तगिन का गुलाम था सुबुक्तगिन, और फिर इसकी सेवा से प्रसन्न होकर इसने अलप्तगिन ने अपनी बेटी का विवाह इससे करवा दिया था। तो एक गुलाम के साथ साथ में दामाद भी था। और जो इसके बाद में सुबुक्तगिन का पुत्र हुआ, उसे उन्होंने नाम दिया महमूद। और ये महमूद गजनी स्थान से संबंधित था और इसके साम्राज्य का नाम गजनवी था, इसलिए हम इसको महमूद गजनवी भी कहते हैं। इसका शासनकाल रहा था 1998 टू 1030 AD। ठीक है, तो ये था महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी ने
उस समय बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्ला से महमूद गजनवी ने 999 मतलब कि 999 ईस्वी में मंसूर प्राप्त किया था। मंसूर मैंने आपको बोला था पिछली कक्षा में, एक बार वापस बोल देता हूँ कि जो खलीफा होता था वो इस्लाम का धार्मिक और राजनीतिक प्रधान होता था। और जब कोई भी व्यक्ति नया क्षेत्र स्थापित करता था या किसी शासक को पद स्थापित करके उसके ऊपर सत्ता स्थापित करता था, तो उसको वैधानिक दर्जा तब तक प्राप्त नहीं होता था जब तक कि वो खलीफा से मंसूर यानी कि वैधानिक पत्र प्राप्त ना कर ले। अगर एक बार कोई शासक खलीफा से मंसूर प्राप्त कर लेता था, वैधानिक पत्र प्राप्त कर लेता था, तो उसके बाद में उसकी सत्ता को औपचारिक रूप से मान्यता मिल जाती थी। तो सल्तनत काल जो हम आगे पढ़ने वाले उसके सभी शासकों ने खलीफा से मंसूर प्राप्त किया था। इसीलिए उस काल को सल्तनत काल कहते हैं, क्योंकि खलीफा की जो सत्ता थी उसको खलीफत या सल्तनत कहते हैं। और उसी खलीफत और सल्तनत के नीचे जो सुल्तान थे वो सुल्तान की पदवी लेते थे, और उन सुल्तानों का जो साम्राज्य था वो सल्तनत कहलाता था। ये हम आगे और अच्छे से समझेंगे। तो उस समय जो बगदाद का खलीफा था इसका नाम था अल कादिर बिल्ला। और इसी अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को 999 में मंसूर प्रदान किया, यानी इसकी सत्ता को वैधानिक मान्यता दे दी। ठीक है। और मंसूर प्राप्त करना एक शासक के लिए बहुत ही गौरवशाली उपलब्धि मानी जाती थी उस समय, क्योंकि जब खलीफा से मंसूर मिलता था तो उसकी प्रतिष्ठा में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होती थी। और आमतौर पर जब भी खलीफा से मंसूर मिलता था हर एक शासक कुछ ना कुछ उपाधियां जरूर लेता था। तो महमूद गजनवी ने भी, जब उसको मंसूर प्राप्त होता है 1999 ईस्वी में, तो महमूद गजनवी ने भी 2 उपाधियां ली थी। तो हम ये 2 उपाधियां भी इसकी लिख लेते हैं। इसकी पहली उपाधि थी यमीन उद दौला। ये यमीन शायद इसके जो वंश का नाम था, यामिनी वंश, इससे ही कुछ मिलता जुलता कुछ होगा। और जो दूसरी इसकी उपाधि थी उसका नाम था आमीन उल बिल्ला। अल कादिर बिल्ला खलीफा का नाम था, और आमीन उल बिल्ला का मतलब होता होगा कि खलीफा का जो अमीर है उसका जो प्रतिनिधि है, ये मतलब होता होगा। तो 1999 में जब महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला से मंसूर प्राप्त होता है तो उस समय वो 2 उपाधियां लेता है। इसका जो उन दोनों उपाधियों का में से जो पहली उपाधि है वो यमीन उद दौला की होती है, और दूसरी जो उपाधि होती है वो आमीन उल बिल्ला की होती है। बिल्ला की होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो जब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे इसके बाद में, जब हम इस्लाम में भारत के प्रसार का चौथा और अंतिम चरण पढ़ेंगे जिसके बाद में भारत में स्थायी रूप से मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है, तो उस समय हम ये पढ़ेंगे कि मोहम्मद गोरी ने स्थायी रूप से भारत पर शासन करना आरंभ किया था तथा भारत के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया था। तो उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारत में स्थायी शासन स्थापित करना था। लेकिन महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में स्थायी शासन स्थापित करना नहीं था। महमूद गजनवी के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, और उन्हीं उद्देश्यों के कारण वो हर बार भारत पे आक्रमण करता था, जो कि कुल 17 बार इसने भारत पे आक्रमण किए थे। उन उद्देश्यों की मैं बात करूं तो जो महमूद गजनवी का जो साम्राज्य था, जिसे हम गजनवी एम्पायर कहते हैं और या फिर यामिनी एम्पायर कहते हैं, इस साम्राज्य की जो राजधानी थी गजनी, तो महमूद गजनवी का ये सपना था कि वह गजनी को पूरे विश्व की सबसे बड़ी नगरी के रूप में स्थापित करे, वहां पर भव्य इमारतों का निर्माण करे जिसमें सोने चांदी जवाहरात और स्वर्ण ताम्र जैसी चांदी जैसी धातुएं जड़ी हो। तो उसका ये सपना था कि उसको गजनी को, अपनी राजधानी को, एक बहुत ही भव्य राजधानी के रूप में स्थापित करना था। पहली बात तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, और दूसरी बात ये जो मध्य एशिया है इससे ऊपर ऐसे बहुत सारे स्थान आते हैं जिसमें तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये जो भी स्थान वाले जो एरियाज हैं और इस साइड के जो एरियाज है जिन्हें मध्य एशिया कहते हैं। तो महमूद गजनवी भारत पर कब्जा ना करके, अपना अधिकार स्थापित ना करके, उसको मध्य एशिया की ओर अपना प्रसार करना था। तो गजनी को एक बड़ी सांस्कृतिक नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए और मध्य एशिया की ओर प्रसार करने के लिए
क्योंकि एक बड़ी सेना चाहिए और सेना को वेतन देने के लिए पैसे चाहिए। तो जो गजनी क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है जहाँ पर इसका शासन स्थापित था, वो बहुत ही सूखा क्षेत्र है, वहां पर इतने संसाधन नहीं है। तो संसाधनों की कमी होने के कारण वहां से आने वाला हर आक्रांता या तो मध्य एशिया पे आक्रमण करता था या फिर हमारे भारत पे आक्रमण करता था। हम आगे पढ़ेंगे भी, जब नादिर शाह का आक्रमण होता है वो भी अफगानिस्तान से ही आता है, या फिर अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी होता है वो भी इसी क्षेत्र से आता है, क्योंकि यहाँ पे संसाधनों की कमी है। और अगर आपको अपनी जो राजधानी है उसको भव्य रूप देना है या फिर आपको प्रसार करना है, उसके लिए सेना रखनी है, तो सीधी सी बात, आपके पास संसाधन तो है नहीं, तो आप किसी के ऊपर आक्रमण करके ही संसाधन प्राप्त करोगे। तो इन्हीं दो उद्देश्यों को ध्यान में रख के महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में स्थायी सत्ता स्थापित करना नहीं था, भारत के क्षेत्रों को जीतना नहीं था, उसका सिर्फ एक ही काम था, लूटना, और लूट के माल को मध्य एशिया के लिए एक बड़ी सेना के निर्माण के लिए लगाना और गजनी को एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक व भव्य रूप देना। यही उसके दो प्रमुख उद्देश्य। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उद्देश्य भारत आक्रमण। पहला उद्देश्य जो था, गजनी को सांस्कृतिक व वैभवशाली नगर के रूप में स्थापित करना। और दूसरा उद्देश्य जो था, मध्य एशिया में सैनिक प्रसार। और इन दोनों चीजों के लिए बहुत सारा धन चाहिए, तो वो धन प्राप्त हुआ इसको भारत से, क्योंकि भारत में सोने की कोई कमी थी नहीं, सोने की चिड़िया भी कहते थे भारत को। मध्य एशिया में सैन्य प्रसार, तो ये दो उद्देश्य आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कंसेप्चुअल प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गजनवी का भारत आक्रमण का उद्देश्य था। तो उसमें यह भी आ सकता है कि मोहम्मद गजनवी भारत पर अपनी स्थायी सत्ता स्थापित करना चाहता था, भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना चाहता था, तो वो नहीं था। उसके दो उद्देश्य ये दो ही थे, गजनी को सांस्कृतिक व वैभवशाली नगर के रूप में स्थापित करना और मध्य एशिया में सैन्य प्रसार करना। इन्हीं दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो हम, ये ठीक ठाक परिचय हो गया है। परिचय में बस इतनी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि महमूद गजनवी ये किसका बेटा था, सुबुक्तगिन का। ये किसका दामाद था, अलप्तगिन का। अलप्तगिन कौन था, इसी ने गजनवी यामिनी वंश की स्थापना की थी, जिससे महमूद गजनवी संबंधित था। ये जो गजनवी साम्राज्य है, अगर इसके स्थान की बात की जाए तो ये बल्ख बुखारा अफगानिस्तान में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी गजनी थी। उसके बाद में बनता है सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन का जो पुत्र होता है वो बोलता है महमूद गजनवी, जो कि 1998 से 1030 ईस्वी तक रहता है और 1999 में बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला से मंसूर प्राप्त करता है। और मंसूर प्राप्त करने के बाद में ये इन दोनों उपाधियों को लेता है, यमीनुद्दौला, आमीनुल बिल्ला। और इसके बाद में इसके भारत आक्रमण के जो हमने दो उद्देश्य पढ़े वो यहाँ पर है, गजनी को एक सांस्कृतिक नगर के रूप में स्थापित करना और मध्य एशिया में सैन्य प्रसार करना। इसी के लिए उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो अब हम पढ़ेंगे इसके भारत पर आक्रमण। तो मैं ये मिटा देता हूं ताकि हम अच्छे से लिख पाए। देख लीजिए एक बार अगर आपको देखना है तो। उससे पहले ना, ये जो जगह जगह खाली पड़ी वहां पे एक पॉइंट हम लिख लेते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। जिसकी जानकारी जिसकी जानकारी हमें एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिनका नाम था सर हेनरी इलियट। और उन्हीं सर हेनरी इलियट ने हमें जानकारी दी है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो अगर सवाल आता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है हमें ब्रिटिश इतिहासकार सर हेनरी इलियट से। सर उनकी उपाधि थी। ब्रिटिश इतिहासकार
सर हेनरी इलियट से प्राप्त होती है। ठीक है, एक बार देख लो आप, फिर मैं मिटा के इसके जो भारत पर हुए 17 आक्रमण थे उनके बारे में लिखते हैं, समझते हैं। ठीक है, पॉज करके भी देख सकते हो आप। अगर आपको ना थोड़ा सा ये व्हाइट बोर्ड अगर हल्का सा ऐसा ना मतलब डर्टी दिख रहा है ना, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये पूरे ना अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या इशू है, पंडित जी को दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। हाँ, महमूद गजनवी। जिसका शासनकाल था 998 to 1030 AD। ठीक है, और इसने भारत पर आक्रमण किए 1000 से 1026 तक। ठीक है, तो जो इस्लामी आक्रमण का जो तृतीय चरण था ना, वो यही था 1000 से 1026 ईस्वी तक। इन्हीं 26 वर्षों के काल में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो इसका कार्यकाल इतना था। भारत पर आक्रमण कब किए, ये उसने इन 26 वर्षों में किए। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा आक्रमण इसने कहां पर किए, तो इसने किए पंजाब पर। क्योंकि अफगानिस्तान से जब भारत में प्रवेश करते हैं तो उस समय जो सबसे बड़ी रियासत थी वो पंजाबी थी, और पंजाब में हिंदू वंश का शासन शासन था, जिसे हिंदू शाही वंश कहते हैं। और उसके शासकों की बात की जाए तो जयपाल, जिस समय पहला आक्रमण होता है उस समय पंजाब का शासक जयपाल था। फिर जयपाल पर जब आक्रमण होता है तो महमूद गजनवी जयपाल को पराजित कर देता है। तो फिर पराजित होने के बाद में जयपाल को बहुत ही आत्मग्लानि होती है, वो उस पराजय को सह नहीं पाता है और आत्मग्लानि के कारण वो आत्महत्या कर लेता है। फिर जयपाल के बाद में शासक बनता है अनंतपाल, या जिसको हम अनंगपाल भी कहते हैं। उसके ऊपर 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी आक्रमण करता है। फिर वो अपनी राजधानी परेशान होकर बदल देता है, नंदगाह को बना देता है, और उसके बाद में जो उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर शासक बनता है त्रिलोचन पाल। और त्रिलोचन पाल पर जो महमूद गजनवी आक्रमण करता है वो करता है 1021-22 में। फिर उसके बाद में उसकी हत्या कर देता है, 1022 ईस्वी में त्रिलोचन पाल की हत्या कर देता है। और उसके बाद में शासक बनता है भीमपाल 1026 ईस्वी में। और फाइनली 1026 ईस्वी में भीमपाल को सत्ता से हटाकर महमूद गजनवी पंजाब पर अधिकार कर लेता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत पर स्थायी शासन स्थापित करना नहीं था, क्षेत्रों को अधिकार में लेना नहीं था। तो उसने आखिर पंजाब को अपने नियंत्रण में क्यों लिया? क्योंकि अंत तक जाते जाते महमूद गजनवी को ये लगने लगा था कि अगर मैं भविष्य में भी भारत पर आक्रमण करता हूं तो मुझे भारत में एक सैन्य अड्डा बनाना चाहिए जहां पे मैं अपनी सेना को रोकूं, मैं अपने किसी एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर दूं, और जब भी मुझे आक्रमण करना होगा मैं उसी क्षेत्र का सहारा लेकर, जहां पे मेरी सेना, सामग्री, खाद्य सामग्री जो भी होगी वहां पर उपलब्ध होगी और मुझे आक्रमण करने में और आसानी होगी। तो इसीलिए उसने पंजाब पर कब्जा किया था, पंजाब को अपने एक सैन्य अड्डे के रूप में स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किए, सबसे ज्यादा बार आक्रमण किए पंजाब पर। अब पंजाब में बात की जाए शासक कौन था उस समय, तो पहले जो शासक था वो था जयपाल। जयपाल, और इसके नीचे मैं लिख हूं, क्या हो गया भाई, हाँ, पराजित, बाद में आत्मग्लानि हुई क्योंकि पराजय को सहन नहीं कर पाए, स्वाभिमानी व्यक्ति थे। आत्मग्लानि है, ठीक है, के कारण आत्महत्या की। हम्म, फिर जयपाल के बाद में शासक बनता है आनंदपाल, या जिसको हम कहते हैं अनंगपाल। इसके ऊपर भी महमूद गजनवी आक्रमण करता है 1008 में,
तो फिर ये परेशान होके अपनी राजधानी, जो पहले पंजाब में कोई एक जगह थी जो अपने लिए जाना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि आनंद पाल ने अपनी राजधानी बदल के नंदगाह कर ली थी। उसके बाद में ये लाहौर हो जाएगी राजधानी। नंदगाह राजधानी, नंदगाह को राजधानी बनाया। ठीक है। उसके बाद में जयपाल, आनंद पाल, फिर त्रिलोचन पाल। इसके ऊपर भी महमूद गजनवी आक्रमण करता है। मैंने बोला ना सबसे ज्यादा बार पंजाब पर ही आक्रमण हुए हैं, दो और ये तीन। इसकी महमूद गजनवी 1022 ईस्वी में हत्या कर देता है। आक्रमण करने के बाद में जब पराजित होता है तो फिर उसकी हत्या कर देता है। और त्रिलोचन पाल के बाद में बनता है भीमपाल। और इसी के शासनकाल में यानी कि 1026 ईस्वी में महमूद, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा यार, 1026 ईस्वी में महमूद पंजाब पर आधिपत्य स्थापित करता है। मतलब स्थायी अधिकार में ले लेता है पंजाब को। पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है यहाँ पे ये। तो महमूद गजनवी का शासनकाल 998 से 1030 ईस्वी तक रहता है, जिसमें से वो 1000 से लेके 1026 तक भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और सबसे ज्यादा बार आक्रमण उसने पंजाब पे किए। पंजाब में जब पहली बार आक्रमण किया तो शासक जयपाल था, जो कि पराजित हुआ, फिर आत्मग्लानि हुई, फिर आत्महत्या कर ली। फिर आनंदपाल या आनंदपाल बनता है, जिसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली, क्योंकि बार बार महमूद गजनवी के आक्रमण हो रहे थे, तो इसने अपनी राजधानी नंदगाह बना ली। फिर इसके ऊपर आक्रमण होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वापस बनता है त्रिलोचन पाल, और त्रिलोचन पाल बनता है 1018-19 के अराउंड। तो 1022 में वापस आक्रमण होता है। 1022 में महमूद गजनवी इसकी हत्या कर देता है। और त्रिलोचन पाल के बाद में भीमपाल बनता है, और 1026 ईस्वी में इसको हटाकर महमूद पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित करके स्थायी शासन की वहां पे स्थापना कर देता है। और एक और बात, अब भारत पर इन 26 वर्षों में जो आक्रमण हुए, तो महमूद गजनवी के 3 टारगेटेड एरियाज थे भारत में, वहां पर इसने सबसे ज्यादा आक्रमण किए। एक तो हमने देख लिया पंजाब, और दूसरा जो पंजाब के पास में 2 जगह थी, मुल्तान और सिंध, क्योंकि अफगानिस्तान से सबसे नजदीक यही 3 जगह थी। तो जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा वहां पर आक्रमण भी सबसे ज्यादा होंगे, लॉजिकल बात है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पंजाब, मुल्तान व सिंध आक्रमण के प्रमुख केंद्र थे। आक्रमण के तीन प्रमुख केंद्र थे, मतलब कि टारगेटेड एरियाज थे। ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं आक्रमण की। जो परिचय था वो हमने देख लिया। मोहम्मद गजनवी आक्रमण क्यों करना चाहता था वो हमने देख लिया। उसके वंश की स्थापना हमने देख ली। उसके दादा परदादा के नाम हमने देख लिए। और उसके बाद में उसके जो उपाधियाँ ली थी वो हमने देख ली। उसको मंसूर कब प्राप्त हुआ था वो हमने देख लिया। खलीफा कौन था वो हमने जान लिया। कौन कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा बार आक्रमण हुए, और पंजाब पर अगर ज़्यादा आक्रमण हुए तो उस समय शासक कौन थे वो हमने देख लिया। और इन 3 जगह पर उसके आक्रमण के प्रमुख ये जो केंद्र थे वो ये 3 थे। अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम पॉइंट की, जो कि है उसके आक्रमण। हाँ, एक एक और बात, वो कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख लेंगे, कोई नहीं। अब ये है गजनी, यहाँ से होते हैं आक्रमण 1, 2, 3, 4, 5। 1000, 1001, 1005, 1006, 1008।
ये मिटाना ही पड़ेगा। ये देख लो आप एक बार, मैं ना मार्कर चेंज कर लेता हूँ, चल नहीं रहा है। ये मैं यहां से मिटा रहा हूँ। आप वीडियो को पीछे लेके भी देख लेना अगर आपने नहीं लिखा हो। Just- ठीक। अब जो पहला आक्रमण होता है महमूद का, वो होता है 1000 में, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। और पहले आक्रमण में महमूद कुछ सीमा पर स्थित दुर्ग विजय प्राप्त करता है। यानी कि ये गजनी से निकलता है, गजनी से निकलने के बाद में ये हमारे भारत की सीमा पर आता है, और भारत की सीमा पर कुछ दुर्ग किले स्थित होते हैं, उन पे ये आक्रमण करता है, लूटता पीटता है, फिर वापस निकल जाता है। फिर 1 साल के बाद में वापस आक्रमण करता है। हम्म। इस बार ये आक्रमण करता है जो कि हमने पढ़ा था, पंजाब पर आक्रमण। पंजाब। अब मैंने वो वहां पे डिटेल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हिंदू शाही वंश और शासक जयपाल। अब हारा आत्महत्या की वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। फिर उसके बाद में होता है 1005 में। 1005 में ये आक्रमण करता है बठिंडा पर, क्योंकि मुल्तान का एक शासक था, मुस्लिम शासक, जिसका नाम था अब्दुल फतह। और जब महमूद गजनवी ने 1001 में पंजाब पर आक्रमण किया था, तब मुल्तान के शासक ने जयपाल की सहायता की थी। तो महमूद गजनवी उसको सजा देना चाहता था, क्योंकि उसने उसके शत्रु की सहायता की थी। और उसको सजा देने के लिए पहले जो एक क्षेत्र आता है बठिंडा पर अधिकार करना जरूरी था। तो 1005 में ये बठिंडा पर आक्रमण करता है। ये सिर्फ आक्रमण के नाम याद रखने, इसमें ज्यादा डिटेल में घुसने की अपने को कोई जरूरत है नहीं। फिर 1006 में मुल्तान मुल्तान पर करता है आक्रमण। शासक उस समय अब्दुल फतह। ठीक है, समझे। 1000 में सीमा पर स्थित दुर्गों पर विजय प्राप्त करता है। 1001 में पंजाब में हिंदू शाही वंश जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है, जयपाल आत्मग्लानि से आत्महत्या कर देता है। इस समय जयपाल की जो सहायता है वो शासक अब्दुल फतेह ने की थी, और इसी सहायता का बदला लेने के लिए पहले वो बठिंडा पर आक्रमण करता है 1005 में, फिर 1006 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। ये लिख लेता हूं मैं आपके लिए यहाँ पर, जयपाल की सहायता की थी, तो ये ध्यान रखना। फिर 1008 और 1009। 1008 में वापस पंजाब, इसका फेवरेट एरिया, और उस समय शासक था आनंदपाल या अनंगपाल, जो कि हमने लिखा वहां पे। और आनंदपाल या अनंगपाल आक्रमण से परेशान होकर अपनी राजधानी नंदगाह को बना लेता है, जो कि हमने पीछे समझा है। ठीक है, उस पर आक्रमण करता है वापस 1008 में। पंजाब वही हिंदू शाही वंश, और इस बार जयपाल की जगह आनंदपाल या अनंगपाल भी बोल सकते हैं। हम्म। 1009 में यह आक्रमण करता है नारायणपुर पर। नारायणपुर एक राजपूत रियासत थी उस समय।
जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर ही स्थित थी। तो 1009 में ये इसी एक राजपूत रियासत जिसका नाम उस समय नारायणपुर था, वहां पर आक्रमण करता है। कितने हो गए इसके आक्रमण? ये 1, 2, ये 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब लिखते हैं 7वां। फिर 1009 के बाद में 5 साल बाद में वापस आक्रमण करता है। पता नहीं इतना गैप बीच में क्यों लिया, बट हो सकता है शायद उस समय उसके साम्राज्य में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो कि वो वापस आक्रमण के लिए ना आ पाया हो और उसने अपना ध्यान मध्य एशिया की ओर लगाया होगा। फिर 5 साल बाद में आता है 1014 में, और इस समय 1000, 1001, 1005, 6, 8, 9, 14। ओके, और इसके बाद में एक और लिख लेते हैं नीचे, 1018 और 19 ईस्वी। 1014 में ना ये आक्रमण करता है थानेश्वर पे। थानेश्वर की बात करूँ तो वर्तमान में जो पुराने समय में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते थे, और आज हम उसी इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहते हैं। तो दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर वर्तमान के चंडीगढ़ में शायद नहीं, वहीं पर स्थित है थानेश्वर, और वहां पर उस समय उसका नाम थानेश्वर था, आज शायद थानेश्वर है, ऐसा कुछ नाम है। तो 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर थानेश्वर पर आक्रमण करता है, और थानेश्वर में उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर होता है, चक्र स्वामी का मंदिर, और चक्र स्वामी मंदिर को ये लूटता है। अब हम ये भी पढ़ते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, कन्नौज के मंदिर को लूटा, मथुरा के मंदिर को लूटा, वृंदावन के मंदिर को लूटा, चक्र स्वामी के मंदिर को लूटा। तो मंदिरों को क्यों लूटता था? एक तो इसके पीछे धार्मिक भावनाएं भी होती थी, क्योंकि आ, इस्लामी शासक था तो उसका इस्लामीकरण करना भी इसका उद्देश्य रहता था। तो फिर ये मंदिरों को ध्वस्त करता था, क्योंकि ये बुत शिकन वर्ड यहाँ पे, यह है बुत शिकन, जिसका अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो महमूद गजनवी बुत शिकन की उपाधि लेना चाहता था, और इसीलिए वो मूर्तियों को तोड़ता था, क्योंकि उससे उसके जो आक्रमण थे उनका उद्देश्य तो आर्थिक था, लूटना था, लेकिन वो अपने आक्रमणों को एक धार्मिक रूप भी देना चाहता था, ताकि जो खलीफा है, जो दूसरे शासक है, वो इसके ऊपर कभी ऑब्जेक्शन ना करे और इसको एक धार्मिक रूप भी मिल जाए कि मैं तो इस्लाम का प्रसार कर रहा हूँ, धर्म की धर्म की चीजें कर रहा हूँ। तो एक तो उसको रूप देने के लिए कि आर्थिक आक्रमणों, धार्मिक आक्रमणों की आड़ में आर्थिक आक्रमण करता था, और इसके प्रमुख उद्देश्य आर्थिक थे, लूटपाट थी, लेकिन साथ में ये धार्मिकरण करने की भी कोशिश करता था, ताकि उसके जो भी आक्रमण है उसको एक धार्मिक मान्यता मिल जाए समकालीन मुस्लिम शासकों से। ठीक है, तो और दूसरा कारण इसलिए ये बुत शिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियां मंदिर में होती है तो वहां जब भी जहां पर भी जाता था, मंदिर दिखते थे, मंदिरों को तोड़ता था। दूसरी बात, एक इसका ये भी उद्देश्य था कि हमारी हिंदू धर्म की आस्था या फिर कोई भी धर्म हो, उन धर्मों की आस्था एक 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 जगह पे केंद्रित होती है। जैसे कि मुस्लिम धर्म में मस्जिद हो गए, हमारे मंदिर हो गए, या फिर ईसाई में जो चर्च वगैरह होते हैं। अब चर्च और मस्जिदों में शायद उतनी संपदा नहीं होती, लेकिन हमारी हिंदू धर्म की मंदिरों के साथ में एक गहरी आस्था जुड़ी हुई है, आज भी बहुत ज्यादा आस्था जुड़ी हुई है। तो उस समय तो आप सोचिए कितनी ज्यादा आस्था रही होगी। तो उस समय जो समकालीन राजा वगैरह होते थे वो मंदिरों में अथाह दान पुण्य देते थे, बहुत बड़े ज्यादा हीरे जवाहरात सारे वहां पे भगवान को समर्पित करते थे अपनी श्रद्धा के अनुरूप। तो मंदिरों में उस समय अथाह धन संपत्ति थी, और ये बात महमूद गजनवी को पता थी कि मैं अगर दूसरी जगह पे लूटने जा रहा हूँ वहां पर तो मुझे सेना से भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन जब मैं मंदिरों को लूट रहा हूँ तो वहां पर ना कोई सेना मुझे रोकने वाली, वहां पर होंगे ज्यादा से ज्यादा 10-12 पुजारी होंगे जिनको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक आसान, एक सॉफ्ट स्पॉट भी था, टारगेटेड एरिया भी था कि वहां पे ज्यादा फोर्स भी नहीं मिलेगी मुझे, और रिट्रीट भी नहीं मिलेगा, और जो वहां पे संपदा भी मुझे बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मंदिरों में उस समय लोग बहुत ज्यादा दान वगैरह देते थे, स्पेशली राजा राजन्य वर्ग। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट है, लिखने की चीज नहीं है, आपको बस बता रहा हूँ कि मंदिरों को आक्रमण क्यों करता था, क्योंकि थानेश्वर में चक्र स्वामी
मंदिर को लूटा। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ कहाँ लिख लिया, सॉरी, यहाँ पर थानेश्वर पर आक्रमण, और इसी थानेश्वर में एक प्रसिद्ध मंदिर था चक्र स्वामी का मंदिर, उसको लूटा। चक्र स्वामी मंदिर को लूटा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि महमूद गजनवी ने चक्रस्वामी मंदिर को लूटा, ये मंदिर कहाँ पर स्थित था, थानेश्वर में स्थित था, थानेश्वर के कौन से प्रसिद्ध मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था, तो चक्रस्वामी मंदिर को लूटा था, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद में इसने 3 और उस समय के प्रमुख धार्मिक स्थलों के मंदिरों को लूटा, जिसमें कन्नौज, मथुरा और वृंदावन आते हैं। तो इसका जो इसके बाद में जो आक्रमण होता है वो होता है कन्नौज पर, मथुरा पर और वृंदावन पर, वहां पे वो मंदिरों को लूटता है। कन्नौज, मथुरा व वृंदावन के मंदिरों को लूटा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आक्रमण हमने देख लिए है। बाकी के आक्रमण लिखने के लिए मैं ये मिटा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए पॉज करके। मैं ना शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ वापस, सीमावर्ती क्षेत्र पंजाब, बठिंडा, मुल्तान, नारायणपुर, थानेश्वर, 1 2 3 4 5, मुल्तान के बाद में वापस पंजाब पर, पंजाब, फिर थानेश्वर, यानी मेरा दिमाग कहाँ पर है आज, नारायणपुर, 6, 7वां होता है थानेश्वर और 8वां होता है कन्नौज, मथुरा व वृंदावन। ठीक है, अब शासकों के नाम आपको पता है, जयपाल, अनंतपाल, आनंदपाल, अब्दुल फतह, और यहाँ पे चक्रस्वामी के मंदिर को लूटता है और इनके मंदिरों को लूटता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 9वें आक्रमण की, जो कि होता है 1021 में। अब क्या होता है कि जब बार बार भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण होते हैं, वो आता है, मंदिरों को लूटता है, शासकों को परेशान करता है, उनके ऊपर हर्जाने डालता है और उनकी संपत्ति को लूट के ले जाता है। तो इसके कारण उस समय के बहुत सारे भारतीय राजा परेशान थे, क्योंकि उस समय की मैं भारत की राजनीतिक स्थिति की बात करूं तो उस समय भारत में एकता का अभाव था। हमारा भारत राजनीतिक रूप से विखंडित था, बहुत ही छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसीलिए जब भी आक्रमण हुए हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र से,
तो उस समय भारत उनका अच्छे से सफल रूप से मुकाबला नहीं कर पाया, उनको नहीं रोक पाया। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि उस समय के शासकों में एकता नहीं थी। सारे हिंदू शासक अलग अलग रूप से बटे हुए थे। भारत में राजनीतिक विखंडता थी। एक केंद्रीय सत्ता जो होती है, ऑटोनॉमस पावर, वो नहीं थी उस समय। और अगर एक केंद्रीय सत्ता नहीं होगी तो सीधी सीधी सी बात है कि एक बड़ी सेना भी नहीं होगी। और छोटे छोटे राज्य थे तो उनकी सेनाएं भी काफी छोटी थी। लेकिन महमूद गजनवी का अपना पूरा का पूरा एक साम्राज्य था, तो उसकी सेना भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो जब वो किसी एक राज्य पे आक्रमण करता था तो उस समय दूसरा राज्य उसके आक्रमण को रोकने के लिए उस राज्य का साथ नहीं देता था। उसको लगता था कि मुझे क्या करना, आक्रमण तो इस पे हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कल को तो आप पे भी हो सकता है। तो उस समय इतनी ज्यादा एकता नहीं थी हमारे भारतीयों में। और विखंडित थे, हमेशा से ही विखंडित रहे हैं, आज भी हैं। तो गजनी से आता है ये, और 1021 में आक्रमण करता है। तो हाँ, तो उस समय एक शासक था, कलिंजर। कलिंजर का एक शासक था, और वो ये सोचता है कि इस बार जब मोहम्मद गजनवी आएगा ना, तो वो 3-4 राज्यों को पकड़ता है। पकड़ने के बाद में उनको बोलता है कि हम मिलके इस पर आक्रमण करते हैं। हर बार ये आता है, हम लोग हमें एकता नहीं रहती है, तो वो बार बार हमें लूट के चला जाता है। तो इस बार हम क्या करेंगे, जब भी वो आक्रमण करने के लिए आएगा, हम 4-5 राजा मिलके अपनी सेना को एक करके उस पर आक्रमण करेंगे। सब कुछ डिसाइड हो जाता है। उसके बाद में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो सूचना पहुंचाई जाती है। तो बोलते हैं कि आपको उस जगह पे आना है, वहीं पर मुझसे लड़ाई करेंगे। तो जो शासक होता है कन्नौज का, कलिंजर का शासक, कलिंजर वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। और तो जो कलिंजर का शासक होता है वो जाता है लड़ने के लिए, मैदान में पहुंचता है, आसपास देखता है तो वो अकेले ही पहुंचता है, बाकी तो कोई आता नहीं है। वापस वही बात है, पहले भी एकता नहीं थी, तब भी एकता नहीं थी। वो गया, कोई और आया नहीं, महमूद गजनवी को पता चल गया। तो फिर ये कलिंजर के शासक को ठोक ठाक के वापस चला जाता है। तो जो 9वां आक्रमण होता है वो होता है कलिंजर के शासक विद्याधर पर। उसका नाम शासक का विद्याधर होता है। ओके, फिर बात करते हैं 10वें आक्रमण की, जो कि 1021-22 में होता है। यानी कि 1021 का अंत और 22 का जो साल था उसके शुरुआत में होता है। और ये वापस होता है पंजाब पर, जो उसका मोस्ट टारगेटेड एरिया इन इंडिया जो पंजाब था वहां पर होता है। पंजाब पहले लिखा हुआ है मैंने, हिंदू शाही वंश, त्रिलोचन पाल त्रिलोचन पाल की हत्या कर देता है। ये बात भी हमने पीछे लिखी हुई है, वापस रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। फिर हम बात करते हैं 11वें आक्रमण की, जो होता है 1025 में। और फिर 12वां आक्रमण जो कि होता है 1026 में। ये जो मैंने 12 आक्रमण लिखे हैं वो मैंने क्रम में लिखे हैं। ऐसा नहीं था कि 17 में से ये 12वां आक्रमण है, ये 11वां आक्रमण है। वो मैं आगे एक पॉइंट लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1025 में, जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना है, इसका आक्रमण होता है सोमनाथ पर। सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ गुजरात में स्थित है। उस समय कहा जाता है कि पूरा का पूरा मंदिर स्वर्ण से निर्मित था। उसके मंदिर में अथाह धन संपदा थी, और बहुत ही पैसा था सोमनाथ में। तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ को बहुत बार लूटा। तो जब सोमनाथ मंदिर को इसने 1025 में लूटा, तो कहते हैं कि उस समय पहली बार 6.5 टन सोना अपने साथ लेके गया था। फिर उसके बाद में भी आता रहा, लूटता रहा, ने साथ लेके गया था। ठीक है। तो 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा, और सोमनाथ को लूट के अराउंड 6.5 टन सोना अपने साथ गजनी लेके गया था। फिर बात करते हैं अंतिम आक्रमण की, जो कि जो एक जो जाट रियासत थी वहां पर हुआ था। जाटों पर आक्रमण।
अब मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिनकी जानकारी हमें ब्रिटिश इतिहासकार सर हेनरी इलियट देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 12 आक्रमण ही लिखे हैं, क्योंकि उन 17 में से जो निश्चित आक्रमणों की जानकारी हमें प्राप्त होती है वो ये 12 ही है। इसके अलावा हमें ये पता है कि 5 और आक्रमण हुए थे भारत में, लेकिन हमें पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो आखिर 5 आक्रमण कहाँ, कौन सी जगह पर हुए थे, कब हुए थे और कैसे हुए थे, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि 17 बार आक्रमण हुए थे, और उन 17 में से इन 12 आक्रमणों की हमारे पास में निश्चित जानकारी है। आपको ये 12 आक्रमण जो इनके कीवर्ड है वही आपको याद रखना है। हर एक आक्रमण को ज्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, तो आप इतना भी पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये जो 17 आक्रमण की जानकारी हमें सर हेनरी इलियट देते हैं, लेकिन इन 12 आक्रमणों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो वो 3 ऐसे लेखक हैं, उनसे हमें प्राप्त होती है। तो उन लेखक के नाम आपको याद रखना है। जानकारी जानकारी इन 12 आक्रमणों की, ठीक है। पहले अलबरूनी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद। दूसरे कुतबी, जिन्होंने लिखी थी तारीख ए यामिनी। यामिनी हमने पढ़ा है, जो महमूद गजनवी का जो वंश था उसको यामिनी वंश कहते थे, और इसी वंश के ऊपर कुतबी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था तारीख ए यामिनी, और इससे हमें महमूद गजनवी के भारत आक्रमण की जानकारी मिलती है। और तीसरा और अंतिम मोहम्मद कासिम फरिश्ता, जिसकी पुस्तक का नाम है तारीख ए फरिश्ता। इन 3 विद्वानों ने हमें इन 12 आक्रमणों की जानकारी दी है, और इन 12 आक्रमणों की हमारे पास में निश्चित जानकारी उपलब्ध है। लेकिन जो शेष 5 आक्रमण है उसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि कुल आक्रमण जरूर 17 बार हुआ था, लेकिन उसमें से 12 आक्रमणों की हमारे पास में निश्चित जानकारी उपलब्ध है। और ये जानकारी के स्रोत ये 3 हैं, अलबरूनी, उत्बी और फरिश्ता। तो पहला आक्रमण सीमावर्ती क्षेत्र पे 1001 में, 1000 में सॉरी। दूसरा पंजाब पर 1001 में, फिर बठिंडा पर 1005 में, फिर मुल्तान पर 1006 में, फिर वापस पंजाब पर 1008, नारायणपुर पर 1009, थानेश्वर पर 1014, और यहाँ पे चक्र स्वामी मंदिर को लूटा था, ठीक है। फिर कन्नौज, मथुरा और वृंदावन 1018 और 1019। फिर 21, 21, 22, 25 और 26, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इन 12 आक्रमणों की निश्चित जानकारी प्राप्त होती है 17 में से। और फिर जो इसका अंतिम आक्रमण होता है 1030, इसके 4 साल बाद में, सॉरी 1026 के 4 साल बाद में 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद में इसके वंश का पतन हो जाता है। फिर वापस जो हम चतुर्थ चरण पढ़ेंगे और इस वंश का जो स्थान लेगा वो हम पढ़ेंगे गौरी वंश, मोहम्मद गौरी। और वो इसके बाद में यहाँ पे जो अफगानिस्तान में एक एक जो रिक्तता हम कह सकते हैं जो पैदा होती है, क्योंकि महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद में इसका जो गजनवी और यामिनी वंश था वो अत्यंत कमजोर हो गया था, और उसके उत्तराधिकारी इतने मजबूत नहीं थे। तो उन उत्तराधिकारियों की कमजोरी के कारण उसके बाद में जो वंश आएगा उसमें हम मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे, और वही इस वंश का स्थान लेगा अफगानिस्तान, उस गजनी जगह पर। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु।
मृत्यु हो गई तो फिर आक्रमण करने सीधी सी बात है, आत्मा तो आ नहीं सकती। तो ये इसके तो हमने पढ़ा इस्लामी आक्रमण का तृतीय चरण। और आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और अगर मैं क्लास में थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेता हूँ, उसको माइंड मत करना, मेरी थोड़ी सी आदत है करने की। वो तो मैं भी इतनी करता भी नहीं हूँ क्लास में, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप पढ़ाते हो तो आपको एक डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ता है। बट क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिस्ट्री आप जब पढ़ो तो वो थोड़ी बोरिंग हो जाए, तो बीच में जस्ट फॉर फन मैं एक दो चीज़ ऐसे जोक्स मार देता हूँ बहुत ही घटिया वाले, तो उनको प्लीज़ इग्नोर करना। आ, लेकिन हाँ, हमारा ये तृतीय चरण पूर्ण हो जाता है। और अब हम अगले वीडियो में जो हमारा मध्यकालीन भारत का होगा उसमें हम चतुर्थ चरण की बात करेंगे, जिसमें मोहम्मद गौरी के आक्रमण पढ़ेंगे, तराइन के दोनों युद्ध पढ़ेंगे, और उसके बाद में भारत पर सल्तनत काल की स्थापना करवा देंगे। और सल्तनत काल की स्थापना के बाद में हमारा सल्तनत काल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम कुतुबुद्दीन, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मसूद शाह, बहराम शाह और बलबन, कैकुबात, केयूमस, नासिरुद्दीन मोहम्मद, उस गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आएगा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। फिर तुगलक वंश आएगा, जिसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आएगा सैयद वंश, फिर आएगा लोधी वंश। और लोधी वंश के साथ में ही उसकी राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य प्रशासन को देख के हमारा सल्तनत काल पूर्ण हो जाएगा। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं एक बार सल्तनत काल को पूर्ण करवाना चाहता हूँ, और इतिहास लेखन को, इतिहास दर्शन को पूर्ण करवाना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में जो नेट में जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली दी गई है, जब आप नेट का सिलेबस खोलोगे हिस्ट्री का, तो कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। उसके मिलते हैं फिर अपनी अगली कक्षा में। रहने दो।